फ्रेंड्स, रिएजेंट का रिवीजन हमने कर लिया है। रिएजेंट के बाद हमारा नेम रिएक्शन का पार्ट है। मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि सर आपने कंप्लीट जो रिएजेंट हैं वो हमारे को नहीं बताए हैं। तो दोस्तों मैंने इसलिए नहीं बताया कि रिएजेंट और नेम रिएक्शन को मैं 3 पार्ट में कंप्लीट करने वाला हूँ। आपको पता है पिछले वाले पार्ट में मैंने कुछ नेम रिएक्शन की भी चर्चा की थी। अब यहाँ पर मैं कंप्लीट नेम रिएक्शन की बात करूँगा। 1-2 रिएजेंट यहाँ पर भी आ सकते हैं। उसके बाद फिर मैं नेम रिएक्शन और रिएजेंट दोनों को देखूँगा और उसमें से कौन कौन से पार्ट बच गए हैं, फिर उसके आधार पर फिर हम नेम रिएक्शन और रिएजेंट का एक मिक्स पार्ट बनाऊँगा, जो हम इन दोनों वीडियोज़ में हमने कंप्लीट नहीं किया है। इसलिए 3 वीडियो में हम नेम रिएक्शन और रिएजेंट का कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे। फिर उसके बाद हम जो वर्ड हैं उनके हिसाब से चलेंगे। एल्कीन पढ़ेंगे पहले, फिर एल्कीन पढ़ेंगे, फिर एल्काइन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एल्कोहल पढ़ेंगे, फिनोल ईथर, ऐसे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज नेम रिएक्शन का जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। पहली नेम रिएक्शन है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए इसमें एल्किल जो हैलाइड होता है RCl होता है और यहाँ पर AgF से, किससे, AgF से सिल्वर फ्लोराइड से यहाँ पर रिएक्शन की जाती है और यहाँ पर जो है हैलाइड का इंटरचेंज हो जाता है यहाँ पर और RF बन जाता है। यानी आपसे ये कहा जाए कि एल्किल फ्लोराइड बनाने की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो आपकी कौन सी है, स्वार्ट्ज अभिक्रिया है। स्वार्ट्ज अभिक्रिया है क्योंकि जो AgCl है ये PPT के रूप में नीचे बैठ जाता है। तो आपके पास जो PPT के रूप में नीचे बैठ जाएगा और ऊपर जो बचेगा वो सारा का सारा आपके पास एल्किल फ्लोराइड ही होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी वीक आ रही है, तो आप एक बार थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेना, थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी अपने बढ़ा लेना। थोड़ी देर बाद मैं बिल्कुल जैसे ही होता है ठीक करने की कोशिश करूँगा पूरी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। इसमें देखो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके पास एसीटोन है, यानी एसीटोन एक मीडियम का काम करता है यहाँ पर, ठीक है। और ये भी एक इंटर कन्वर्जन रिएक्शन ही है कि यहाँ पर आपके पास जो हैलाइड है वो हैलाइड का चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास जो एल्किल क्लोराइड है वो NaIC रिएक्शन करता है और यहाँ पर Ri यानी एल्किल आयोडाइड बन जाता है और NaCl के रूप में सह उत्पाद बनता है। तो आपसे ये कहा जाए कि एल्किल आयोडाइड किस में बनता है, तो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में बनता है। और ये नेम रिएक्शन सीधी सीधी एग्जाम्स में पूछी जाती है, बहुत सारे एग्जाम्स में, ठीक है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये रिएक्शन आपसे नीट में पूछी जाए या JEE में पूछी जाए या RPVT में पूछी जाए या ICR में पूछी जाए, JET में पूछी जाए। किसी न किसी एग्जाम में आपसे 2-3 नेम रिएक्शन तो पूछी जाती है, इसलिए हम किसी एक नेम रिएक्शन को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। अगली रिएक्शन है आपके पास वुर्टेज रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और वुर्टेज रिएक्शन में आपके पास ये होता है कि जो आपके पास सिंपल एल्केन है, इसमें अगर आपको कार्बन की संख्या अगर आपको बढ़ानी है तो आप उसकी एल्किल हैलाइड से सोडियम और शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करवा दीजिए। शुष्क का मतलब है ड्राई, और ड्राई का मतलब बताया था मैंने जहाँ पर जल प्रेजेंट ना हो, जल की एक बूंद भी ना हो, उसे हम ड्राई कहेंगे, ठीक है। यानी वहाँ पर H+ और OH- आयन प्रेजेंट नहीं होंगे, समझ आ रही है। तो इसमें आप कार्बन की संख्या अगर बढ़ाना चाहो तो इसमें कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एल्किल हैलाइड है, वो मैंने 2 एल्किल हैलाइड लिए और सोडियम से इनकी रिएक्शन करवाई। तो आपके पास देखिए यहाँ पर जो अक्ष था, अक्ष बाहर निकल गया और Na एक्सिस ने बना लिया है और आपके पास जो सीधी है N एल्केन आपके पास यहाँ पर बन गई है, ठीक है, जितने कार्बन की है। अब देखिए दूसरी चीज़ ये वाली रिएक्शन भी हो सकती है कि एक एल्किल हैलाइड आपके पास अलग हो, दूसरा एल्किल हैलाइड आपके पास अलग हो। वैसे ये वाली रिएक्शन कम ही होती है, ऊपर वाली मोस्ट होती है, क्योंकि सेम टू सेम ही होता है, डिफरेंट नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी अगर आपसे डिफरेंट भी अगर दिया जाए और सोडियम की उपस्थिति में और शुष्क ईथर दे रखा हो तो आपको सीधा ऐसा का ऐसा ही बनाना है। यानी कुछ रिएक्शन ऐसे होती है जिसमें हमें ये देखना होता है कि कार्बन कितने हैं। तो जितने आपके पास एल्किल हैलाइड में कार्बन है दोनों में, उन दोनों का योग ही यहाँ पर आपके पास कार्बन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर कार्बन में कोई कमी नहीं हो रही है, ठीक है। आगे अगला प्रोसेस है डार्जन प्रोसेस। स्वार्ट्ज अभिक्रिया की तरह डार्जन प्रोसेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्वार्ट्ज अभिक्रिया थी उसमें आपके पास एल्किल फ्लोराइड बना रहे थे। डार्जन प्रक्रम में हम एल्कोहल और SOCl2 से पिरिडीन की प्रेजेंस में हम एल्किल क्लोराइड बनाएंगे। और एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, सर्वोत्तम विधि है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो आपको बोलना है डार्जन प्रक्रम। या ये पूछा जा सकता है कि जो आपका एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है उसमें मीडियम कौन सा लिया जाता है, उसमें मीडियम के रूप में कौन सा लिया जाता है, तो आपको लिखना है उसमें पिरिडीन। ऑप्शन में होगा आपके पास पिरिडीन। आपको पिरिडीन की स्ट्रक्चर भी पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये सर्वश्रेष्ठ विधि क्यों है, इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर स्वार्ट्ज जो अभिक्रिया थी वो उसमें सर्वश्रेष्ठ विधि एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए इसलिए थी क्योंकि वहाँ पर AgCl का
AgCl का वहाँ पर PPT बन जाता है। क्या बन जाता है? AgCl का PPT बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर जो भी एल्किल क्लोराइड के साथ जितनी भी जो बाकी के सह उत्पाद जो बन रहे हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं? गैसीय अवस्था में हैं। कैसे हैं? गैसेज स्टेज में है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हवा में बाहर उड़ जाएंगे। और आपके पास जो आपने जो बीकर लिया है, जो भी आपके पास ने पात्र लिया है, कंटेनर लिया है, उसमें आपके पास केवल एल्किल क्लोराइड ही बचा रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण की। ईथर संश्लेषण के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो मतलब काफ़ी चर्चित रहती है। मोस्ट का मतलब ये नहीं है कि मोस्ट का मतलब मेरा यहाँ उस चीज़ से है जहाँ पर एक तो ज़्यादा वो चर्चा में हो, मैक्सिमम लोगों को जो चीज़ पता हो और एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो विलियमसन ईथर संश्लेषण की जो मोस्ट रिएक्शन है वो यही है। और इसी को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। आपके पास एल्किल ब्रोमाइड है और RONA है आपके पास, यहाँ पर ये आपका ईथर बना देता है। ठीक है, ईथर बना देता है, साथ में NaBr भी इसमें बनता है। अगली रिएक्शन है आपकी हेलोफोम अभिक्रिया। क्या नाम है इसका? हेलोफोम अभिक्रिया। और हेलोफोम अभिक्रिया देखो, ये अभिक्रिया एल्कोहल व कार्बोनिल समूह देते हैं। कौन देते हैं? एल्कोहल भी देता है और कार्बोनिल समूह भी देता है। अब आपको एक चीज़ बताओ, ये कार्बोनिल समूह में आपके पास एल्डिहाइड भी आता है और कीटोन भी आता है। क्या आता है कार्बोनिल समूह में? एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल। यानी आपके पास 3 चीज़ें ऐसी है जो आपकी हेलोफोम अभिक्रिया दे सकती है। एल्कोहल भी दे सकता है, कार्बोनिल समूह भी दे सकता है। कार्बोनिल समूह में एल्डिहाइड और कीटोन, यानी एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन तीनों दे सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए वो एक बार आप देख लीजिए। आपके पास अगर एल्डिहाइड और अगर कीटोन है, क्या एल्डिहाइड और अगर आपके पास कीटोन है, तो ये वाला ग्रुप आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। एल्डिहाइड और कीटोन में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, यानी जहाँ पर आपके पास कार्बोनिल समूह है उसके पास में CH3, केवल CH3 प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो हेलोफोम अभिक्रिया देगा। और अगर आपके पास एल्कोहल की बात कर रहे हैं तो एल्कोहल जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसके पास में CH3 समूह प्रेजेंट होना चाहिए। चाहे इधर यहाँ पर कितनी भी लंबी श्रृंखला हो, कुछ भी जुड़ा हुआ कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पर कुछ भी जुड़ा हुआ कोई मायने नहीं रखता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास जो समूह जुड़ा हुआ है उसके पास में जो कार्बन है वो CH3 युक्त होना चाहिए। समझ में आ गई? तभी ये हेलोफोम अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब देखिए इस वाले ग्रुप की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ग्रुप कुछ इस तरह से है, CH3, COH और H, इस तरह से है। तो अपने बात यही हुई थी कि जो ये समूह है इसके पास में CH3 होना चाहिए। तो क्या ये हेलोफोम अभिक्रिया देगा? बिल्कुल देगा जी। अगर ये हेलोफोम अभिक्रिया देगा तो हेलोफोम अभिक्रिया में क्या है, इसकी I2 से अपने रिएक्शन करवाई NaOH की उपस्थिति में और आपके पास CHI3 बन गया है। आइडोफोम आपके पास निर्माण हो गया है। क्या नाम हो गया? आइडोफोम। अगर इस I3 की जगह अगर Cl3 आ जाता तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफोम। क्या बोलते? क्लोरोफोम। ठीक है, आइडोफोम, क्लोरोफोम, ब्रोमोफोम नाम हो जाते हैं उनके। ठीक है, वो हैलाइड के जुड़ने के आधार पे। फिर आपके पास एक देखिए यहाँ पर ये लवण बन गया है एसिड का। ठीक है, और NaI बन गया है और जल के अणु बाहर निकल गए हैं। ठीक है, अगली में देखो आपके पास पहले एल्कोहल का देख लिया, अब ये एल्डिहाइड कीटोन का देख लो, कार्बोनिल समूह का देख लो। तो ये आपके पास ये कार्बोनिल समूह रहा, इसके पास में चाहे इधर से CH3 देख लो चाहे इधर से CH3 देख लो, दोनों में से एक तरफ CH3 आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे इसकी Cl2 से रिएक्शन करवाई NaOH की प्रेजेंस में, आपके पास वही आइडोफोम बन गया है। सॉरी, ये Cl है तो यहाँ पर I की जगह Cl बनेगा। ठीक है, I नहीं बनेगा, Cl बनेगा। CH3 COONA बन गया है आपके पास और NaI और H2O बन गया। रिएक्शन को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो रिएक्शन बैलेंसिंग का मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ऑक्सीकरण आप चयन करके वीडियो बना रखे हैं मैंने, देख लेना आप एक बार, वहाँ पर रिएक्शन बैलेंसिंग काफ़ी अच्छे से सिखाया है मैंने। अगला है मार्कोनिकोफ नियम। रिएजेंट में मार्कोनिकोफ रूल पढ़ चुके हैं। जो अभिकर्मक है, ये वाला अभिकर्मक है, इसका नेगेटिव जो चार्ज है, नेगेटिव जो आयन है वो आपके द्विबंध से बंधित उस कार्बन पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। और देखिए Br यहाँ पर आके जुड़ गया है, ये मार्कोनिकोफ है। एंटी मार्कोनिकोफ इसका उल्टा होता, अगर HBr अगर एंटी मार्कोनिकोफ रूल से जुड़ता तो यहाँ पर CH2 पे आके जुड़ता। समझ में आ रही है? एंटी मार्कोनिकोफ लो, जस्ट नीचे वाला एंटी मार्कोनिकोफ ही है। एंटी मार्कोनिकोफ के अनुसार क्या होता है, यहाँ पर वो बात एक अलग है कि जो एंटी मार्कोनिकोफ रूल होता है, पेरोक्साइड की जो प्रेजेंस में होता है, वो एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। लेकिन जो रूल है वो रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव चार्ज है Br माइनस, जो ये Br है, ठीक है, ये Br कहाँ आकर जुड़ेगा? CH2 पे आके जुड़ेगा, फ्री रेडिकल बनता है, वो बात एक अलग है। Br CH2 पे आके जुड़ेगा और यहाँ पर CH2 पे जुड़ गया। देखो एंटी मार्कोनिकोफ में Br यहाँ जुड़ रहा है और अगर मार्कोनिकोफ होता तो Br यहाँ पर जुड़ता, पहले वाले में दिखा चुका हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन है और आजकल ये बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रह रही है, मिरवाइन पोंड्राफ वर्ली अपचयन। मिरवाइन पोंड्राफ वर्ली रिडक्शन। इसमें क्या है आपके पास, एक कीटोन है और दूसरा क्या है आपके पास, एल्कोहल है। कीटोन और एल्कोहल है, यहाँ पर क्या होता है, इंटर कन्वर्जन हो जाता है। यहाँ पर इस अभिक्रिया को उल्टा चलाए तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, ओपेनोर
ऑक्सीकरण क्या कहलाती है? ओपन और ऑक्सीडेशन भी कहलाती है। इस अभिक्रिया को अगर मैं इस दिशा में कन्वर्ट कर दूँ तो ये ओपन और ऑक्सीकरण कहलाएगी और यहाँ पर इंटर कन्वर्जन होता है बस, और कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जो OH है ये OH इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है ये इस OH की जगह आकर जुड़ जाती है और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, दोनों रिएक्शन का नाम ध्यान रखना। अगर इसको सीधी रिएक्शन अगर हम लेके जाते हैं तो मीरवाइन पोंड्राफ वुडली रिडक्शन कहलाती है, और अगर इसको उल्टी दिशा में लेकर जाए तो ओपन और ऑक्सीडेशन कहलाती है। अगला है टिस्चेंको रिएक्शन। क्या नाम है? टिस्चेंको अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में आपके पास एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की इस रिएजेंट की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाए तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड है उस एल्डिहाइड के साथ आपके वाला ये वाला समूह जो ये वाला इसमें से एक जो है C2H5O जो आपके पास दिया हुआ है 3 में से, वो एक आके सीधा का सीधा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये वाला समूह आपके पास सीधा का सीधा ऐड हो गया है। ये टिस्चेंको अभिक्रिया है। इन सब की मैं क्रियाविधि के साथ भी अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी इतना टाइम नहीं है कि और रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चों की मैक्सिमम बच्चों को इनकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म वो पता होती है, तो उनका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं भी फटाफट रिवीजन कर रहा हूँ। अभी किसी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये कैसे जुड़ा है कैसे नहीं जुड़ा है, सर आप तो ऐसे मर्जी से बताए जा रहे हो। तो ये चीज़ें मतलब मैं आपको एक जब इनकी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊँगा सबकी, हर एक की रिएक्शन मैकेनिज्म बताऊंगा, हर एक रिएक्शन की अलग से 5-5 2-2 मिनट का वीडियो बना के उनकी सबकी रिएक्शन मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझाऊंगा, उनकी क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा, तब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगली रिएक्शन है आपकी एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन पिछले वाली वीडियो में भी थोड़ा सा मैंने जो आपका रिएजेंट का जो वीडियो था उसमें भी थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था कि एल्डोल संघनन क्या होती है। एल्डोल संघनन अभिक्रिया में एल्फा हाइड्रोजन जरूरी होता है। क्या? एल्डोल संघनन जो रिएक्शन होती है उसमें एल्फा हाइड्रोजन जरूरी होता है, जबकि कैनिजारो रिएक्शन में एल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दोनों की कंडीशन अलग अलग है। अगर एल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल अभिक्रिया होगी, एल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो कैनिजारो अभिक्रिया होगी। और एल्डोल जो अभिक्रिया है ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। ठीक है, क्रॉस एल्डोल की बात हमने कर ली थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास एल्डिहाइड है और जो आपका डाइल्यूट बेस है उसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास ये एल्डोल उत्पाद बनता है। पहले क्या बनता है आपके पास? एल्डोल उत्पाद बनता है। एल्डोल उत्पाद आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। यहाँ पर जो एक एल्डिहाइड है, इस एक एल्डिहाइड के इस वाले समूह का CH3 डबल बॉन्ड O ऐसे वाले समूह का H का, इसमें यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन को एक बॉन्ड हट के यहाँ पर हाइड्रोजन में ये कन्वर्ट हो जाता है और ये वाला समूह आपके पास यहाँ पर आके ऐड हो गया और एल्डिहाइड ये आपका हो गया। इसको हम बोलते हैं एल्डोल उत्पाद। अब इसका संघनन जब इसका किया जाता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो आपके पास ये असंतृप्तता में बदल जाता है और यहाँ पर OH और H निकलता है। यहाँ से H और यहाँ से OH निकलता है और ये OH निकल के यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है और वाटर बाहर निकल जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? एल्डोल उत्पाद जो है आपका। ठीक है, एल्डोल संघनन उत्पाद बन गया। आगे है कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया में एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट देखो यहाँ पर जब एल्फा कार्बन ही नहीं है तो एल्फा हाइड्रोजन कहाँ से प्रेजेंट होगा? यहाँ पर एल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? एब्सेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैंने पहले गलती से बोल दिया था, एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, एल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? एल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। एक चीज़ पता है आपको, अगर मैं यहाँ पर बेंज एल्डिहाइड बनाऊँ, क्या बेंज एल्डिहाइड भी अगर बनाऊँ तो उसमें भी एल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा। क्या होगा? एल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा, क्योंकि ये जो कार्बन है इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट है और इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। जब एल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो एल्फा हाइड्रोजन कहाँ से प्रेजेंट होगा? ठीक है, उत्पाद इसमें देखिए आपके पास जो है एक एल्डिहाइड है वो आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक एल्डिहाइड आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एसिड का लवण है और ये आपके पास एल्कोहल है, यानी एक का ऑक्सीकरण और एक का अपचयन हो जाता है। यही कैनिजारो अभिक्रिया। और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है, कौन सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन का नाम दे दिया, चार ऑप्शन थे और पूछा गया कि कौन सी रिएक्शन है जिसमें एक ही अभिकर्मक का रिडक्शन भी होता है और उसी का ऑक्सीडेशन भी होता है। तो कौन सी रिएक्शन है? वो आपकी कैनिजारो अभिक्रिया। कौन सी है? कैनिजारो अभिक्रिया। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है एक बार एग्जाम में, जेट के पेपर में भी आया था और नीट के पेपर में भी एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। जेई के लिए तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन नाम के साथ नहीं, सीधा कन्वर्जन पूछ लेता है जेई में। तो फेलिंग परीक्षण मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले से, फेलिंग परीक्षण मुझे दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पीपीटी होता है ये लाल पीपीटी नहीं बल्कि लाल भूरा होता है। कैसा? रेड ब्राउन पीपीटी होता है। ठीक है, टोलन जो है, टोलन भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसमें जो क्रियाशील स्पीसीज है याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन नीट में ऐसा ही पूछा गया है एक बार, नीट में और जेई में एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका टोलन अभिकर्मक है उसमें जो रिएक्टिव स्पीसीज होती है वो कौन सी होती है? तो वो आपके पास Ag2O होती है। कौन सी होती है? Ag2O होती है। और यहाँ पर रजत दर्पण पीपीटी बनता है, यानी चांदी की तरह का पीपीटी
बनता है चमकने वाला सा, ठीक है। आगे है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या नाम है? क्लीमेंसन रिडक्शन। मैंने कहा था आपको नेम रिएक्शन, कुछ रिएजेंट भी नेम रिएक्शन में आएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए आप एक बार। क्लीमेंसन जो अपचयन है, इसमें आपके पास जो भी कंपाउंड है उसका आपको रिडक्शन करना है, और सीधा देखिए ये आपके पास क्या है, एल्डिहाइड है, कीटोन है कार्बोनिल समूह से युक्त। यहाँ पर आपके पास ZnHg कंसनट्रेट HCl एक क्लीमेंसन रिडक्शन में लिया जाता है, और इसने इस ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पर सीधा हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दिया है। ये CH2 दो बॉन्ड हटेंगे तो दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, और आपके पास सीधी एल्केन कन्वर्ट हो गई है। यानी जितने का आपके पास कीटोन या एल्डिहाइड हो उसको सीधा का सीधा किस में कन्वर्ट कर दो, एल्केन में कन्वर्ट कर दो। आगे पोफाक रूल। मैंने कल वाली वीडियो में भी जो आपको रिएजेंट का जो वीडियो पढ़ाया था, उसमें मैंने रिएजेंट का जो रिवीजन करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो कीटोन होता है उनका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो कोई भी ऑक्सीकारक करवा देता है, कोई भी जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है वो करवा देता है, लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। तो कुछ कैमेनोफोर को अगर आप हीट करते हो, हीट के साथ कैमेनोफोर का यूज़ करते हो तभी ऑक्सीडेशन होता है, या कुछ चीज़ ऐसी है। तो यहाँ पर देखिए पोफाक रूल है, और पोफाक रूल यही कहता है, पोफाक रूल ये कहता है कि जो कीटोन में जो CO समूह है, ये इसका जब कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है तो CO समूह कम कार्बन के साथ में अटैच होता है। किसके साथ अटैच होता है? कम कार्बन के साथ अटैच होता है। यानी ये CO समूह ये CH3 के साथ जाएगा, और आपको दिख रहा है कि CH3 के साथ चला गया, तभी 2 कार्बन का एसिड यहाँ पर बना है, और C3H7 वाले का सीधा एसिड बन जाता है। समझ में आ गई? तो यानी जो CO है, यानी यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बॉन्ड है यहाँ पर, वो कहाँ से टूटेगा? यहाँ पर बॉन्ड आपका यहाँ से टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड आपका टूटेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास वुल्फ कीस्नर अपचयन। याद रखना, वुल्फ कीस्नर और क्लीमेंसन ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या? वुल्फ कीस्नर और जो क्लीमेंसन अपचयन है ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वुल्फ कीस्नर और क्लीमेंसन में सेम चीज़ें ही बनती है, बनती सेम ही है, बस फ़र्क इतना है क्लीमेंसन में आपके पास जो रिएजेंट आप जो यूज़ लेते हो वो ZnHg और कंसनट्रेट HCl लेते हो, जबकि यहाँ पर आप NH2 HCl की जगह KOH लेते हो। यानी वो अम्लीय मीडियम में काम करता है, और जो वुल्फ कीस्नर है वो किसमें? सारी बेसिक मीडियम में काम करता है, और दोनों का काम सेम ही है। वो भी एल्केन में कन्वर्ट कर रहा था, ये भी एल्केन में ही कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HVZ रिएक्शन। नाम याद रखना, HVZ ज़्यादा, HVZ ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। हेल-वोलार्ड जेनसिकी, आपके सर ने दोनों में से कोई एक नाम लिखवाया हो सकता है दोनों नाम भी लिखवाए हो, लेकिन दोनों नाम याद रखना। HVZ काफ़ी फेमस नाम है इस रिएक्शन का, और इस रिएक्शन में यही होता है कि आप फॉस्फोरस की प्रेजेंस में अभी हीट करते हो, आपके पास हैलाइड भी प्रेजेंट है, और जब आप एसिड की अगर इससे रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पर अल्फा हैलाइड वाला एसिड बनता है। इस रिएक्शन में केवल अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति होनी चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति किस में होनी चाहिए? एक तो हेल-वोलार्ड जेनसी की रिएक्शन में होनी चाहिए, यानी HVZ रिएक्शन में भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ किस में होनी चाहिए? एल्डोल संघनन में भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। समझ में आ रही है? आगे आपकी रिएक्शन है हुंड-सीकर अभिक्रिया। ये रिएक्शन भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी रिएक्शन है वो आपकी फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। तो आपकी जो हुंड-सीकर रिएक्शन है ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, वुटज रिएक्शन भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, याद रखना। हुंड-सीकर जो आपकी रिएक्शन है, हुंड-सीकर रिएक्शन में आपके पास जो ये लवण है ये आपके Br2 से रिएक्शन करके यहाँ पर RBr का निर्माण करता है, CO2 और AgBr बाहर निकल जाते हैं यहाँ पर सह उत्पाद के रूप में, और जो आपका मीडियम है वो आपका एक अक्रिय माध्यम होता है CCl4। कैसा होता है? अक्रिय CCl4 माध्यम होता है, और यहाँ पर इसका म्यू भी कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? विद्युत आघूर्ण भी 0 होता है। अगली आपकी रिएक्शन है स्टीफन अभिक्रिया। रिडक्शन के लिए काफ़ी जानी मानी रिएक्शन है, और एल्डिहाइड के लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। इसमें आपके पास RCN होता है, ठीक है, साइनाइड आपके पास प्रेजेंट होता है। SnCl2 और HCl से जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास ये जल अपघटन करने पे आपको सीधा का सीधा एल्डिहाइड बनता है। और देखिए जो एल्डिहाइड बन रहा है उसमें उतने ही कार्बन प्रेजेंट हैं जितने आपके पास आपके अभिकर्मक में प्रेजेंट थे, रिएक्टेंट में जितने कार्बन थे उतने ही आपके पास उत्पाद में भी है। अगला है आपके पास रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया है आपके पास, रोजेनमुंड अभिक्रिया में आपके पास PDBSO4 और उबलती हुई जाइलीन का यूज़ किया जाता है। तो जाइलीन जो होती है ये PDBSO4 की रिएक्शन को मेंटेन करती है, नहीं तो यहाँ पर विस्फोट हो सकता है। क्या हो सकता है? विस्फोट हो सकता है। इस विस्फोट को रोकने के लिए, यानी ये इनकी अभिक्रिया की जो रिएक्टिविटी है उसको जाइलीन कम कर देती है। क्या कर देती है? कम कर देती है PDBSO4 की, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एल्डिहाइड बन जाता है। स्टीफन और रोजेनमुंड दोनों इसी चीज़ के लिए फेमस है, क्योंकि ये दोनों किसके लिए काम में आती है? एल्डिहाइड के फॉर्मेशन में काम आती है, एक साइनाइड से और दूसरी आपके ROCl से, ठीक है।
अगला है आपके पास कोल्बे विद्युत अपघटनीय संश्लेषण। याद रखना जो ये विद्युत अपघटनीय संश्लेषण है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, या आपके एल्केन में भी होता है, एल्कीन में भी होता है और एल्काइन में भी। आपको सीखना ये है कि तीनों की जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से जाती है और उत्पाद क्या बनता है, वो हम एल्केन एल्कीन एल्काइन में अच्छे से सीख भी लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके पास एसिड का लवण है। इस एसिड के लवण से आपके पास ये दो पार्टों में टूटेगा, एक RCOCW माइनस में और एक Na प्लस में। तो Na प्लस है वो आपका कैथोड पे जाएगा और कैथोड पे यहाँ पर जैसे इसका जलावतरण करवाएंगे तो यहाँ पर कैथोड पे तो H2 निकल जाएगा और यहाँ पर आपके पास RR निकल जाएगा। ये दोनों से यहाँ से टूटेगा तो CO2 के रूप में बाहर निकलेगी और R एक साथ मिलके बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कार्बन था, यहाँ पर जितने कार्बन प्रेजेंट हैं उनसे 2 कार्बन कम जा रहे हैं क्योंकि ये CO2 के रूप में बाहर निकल रहे हैं। किसके रूप में? CO2 के रूप में बाहर निकल रहे हैं। और आपको एक चीज़ पता लग रही होगी, यहाँ पर जो कोल्बे विद्युत अपघटन है, यहाँ पर CO2 के जितने मोल निकलते हैं उसके आधे मोल ही H2O के कैथोड पर निकलते हैं। ये भी बात आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। और इस अभिक्रिया में देखो आपके पास क्या बच रहा है, इस अभिक्रिया में आपके पास NaOH बच रहा है। NaOH बच रहा है, इसका मतलब क्या है कि विलयन की जो pH है वो बढ़ जाएगी क्योंकि सार का बेस का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। आपसे पूछा जा सकता है विद्युत अपघटनीय जो संश्लेषण होता है उस रिएक्शन में विलयन की pH क्या होती है? वैसी की वैसी रहती है, कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है या उदासीन हो जाता है? तो आपको पता नहीं pH बढ़ जाती है क्योंकि बेस का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, आगे देखो, एक ये चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। ये वाला जो कंपाउंड है आपके पास, ये वाला जो कंपाउंड है 2-मेथिल प्रोपेनियल्डिहाइड जो है, ये आपके पास ऐसा है जो एल्डोल और केनिजारो दोनों अभिक्रियाएँ देता है। एल्डोल अभिक्रिया बोलती है कि मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, केनिजारो अभिक्रिया बोलती है मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वाला कंपाउंड ऐसा है जो एल्डोल और केनिजारो दोनों रिएक्शन देगा। ठीक है, याद रख लेना इसको सीधा सीधा। उसके बाद आपके पास है कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शन। क्या नाम है? कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शन। कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शन, इसमें मैं ग्लीमन्स रिएजेंट की बात आपसे पहले कर चुका हूँ, R2CuLi जो है। ठीक है, और ये रिएक्शन देखिए किस तरह से होती है। यहाँ पे आपके पास एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड की जैसे आप लिथियम से रिएक्शन करवाते हो तो हैलाइड को हटा के यहाँ पर RLi बन जाता है। RLi की आप कॉपर आयोडाइड से जब रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पर आयोडीन हट जाता है और कॉपर आके यहाँ पर ऐड हो जाता है और R2CuLi बनता है। क्या बनता है? R2CuLi। और इसमें SN2 रिएक्शन होती है एल्किल हैलाइड से, आपके पास RR बन जाता है। यानी एक देखिए, एक आपके पास एल्किल समूह यहाँ से आया जो आपने सर्वप्रथम लिया था, एक वो जहाँ से आपने SN2 रिएक्शन में एल्किल हैलाइड ऐड किया था, वो दोनों के दोनों R आके यहाँ पर ऐड होते हैं। ना तो पहले वाले दोनों आ रहे हैं ना ही लास्ट वाले दोनों आ रहे हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से दोनों आ रहे हैं। तो आप कार्बन की संख्या काउंट कर सकते हो अगर आपके पास दे रखा हो तो। ठीक है, अगली है आपके पास वोल्टेज रिएक्शन। मैं पहले से बता चुका हूँ आपको। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज जैसी ही है, बस वोल्टेज में आपके पास क्या होता है, वोल्टेज रिएक्शन में आपके पास जिंक की जगह क्या आता है, सोडियम आता है, और फ्रैंकलैंड में जिंक आता है और सारा का सारा काम सेम ही होता है। और इस अभिक्रिया से मेथेन बनाना संभव नहीं है क्योंकि अगर मान लो इसमें एक कार्बन होगा इसमें एक कार्बन होगा तो भी आपके पास एथेन बनेगा। तो मेथेन दोनों ही रिएक्शन से ना तो वोल्टेज से बना सकते हैं और ना ही फ्रैंकलैंड रिएक्शन से मेथेन फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाँ, एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं लेकिन मेथेन का नहीं कर सकते। मानते हैं कि मेथेन भी एक एल्केन ही होता है लेकिन मेथेन का फॉर्मेशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो दो एल्किल समूह है वो आकर जुड़ते हैं और एक एल्किल समूह में अगर कम से कम एक कार्बन भी माने तो दोनों आकर जुड़ेंगे तो कम से कम एथेन बनेगा। ठीक है, आगे है विट्टिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? विट्टिक रिएक्शन। विट्टिक रिएक्शन में जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है? ट्राइफेनिल फॉस्फोरस मिथाइल। क्या होता है? ट्राइफेनिल फॉस्फोरस मिथाइल। इसकी रिएक्शन जब आप एल्डिहाइड से करवाते हो तो आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। क्या क्या फॉर्मेशन होता है? मेनली किसका फॉर्मेशन होता है? एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और एक ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है आपके पास। उसके बाद है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण रिएक्शन। क्या नाम है? ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में आपके पास क्या है? आपके पास जो है वो है डाई एसिटाइल मर्क्यूरेट और THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। क्या नाम है इसका? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और NaBH4। यानी इन दोनों में से अपन कुछ भी ले सकते हैं लेकिन डाई एसिटाइल मर्क्यूरेट आपके पास प्रेजेंट होगा। और इसमें क्या होता है? इसमें उत्पाद का निर्माण मार्कोनिकोव रूल से होता है। क्या होता है?
पिछले वाले जो रिएजेंट पढ़ाए थे, रिएजेंट में मैंने आपको एक हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन बताई थी और उसमें बताया था कि इसमें जो आपके पास जो एल्कोहल का जो फॉर्मेशन होगा, एल्कीन से जो आपके पास एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा वो आपके पास वहाँ पर क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल से होता है। और यही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि मर्क्यूरीकरण भी, मर्क्यूरीकरण में आपके पास मार्कोनिकोव रूल से होगा, लेकिन यहाँ पर पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यानी मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का निर्माण यहाँ पर नहीं होगा। जो एक बार कार्बोकेटाइन बनेगा वही रहेगा, ठीक है। जबकि हाइड्रोबोरेशन में जो उत्पाद है वो एंटी मार्कोनिकोव रूल से बन रहा था, तो इसमें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सीधा आपको पता है डबल बॉन्ड भी टूटेगा, तो मैं पॉजिटिव चार्ज यहीं चाहूँगा, नेगेटिव यहाँ चाहूँगा, तो यहाँ पर आपका OH जुड़ जाएगा और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। सीधा सीधा आपको इसमें यही दिखाई दे रहा होगा। अगर यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता, पुनर्विन्यास होता, तो OH यहाँ जुड़ना चाहिए था। समझ में आ रही है बात? इतनी तो आप सीख ही चुके होंगे इतने टाइम में। आगे है डाइल्स एल्डर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया से आप देखो सीधा इस अभिक्रिया को आप एरोमेटिकरण भी कह सकते हैं कि आप इसको एरोमेटिकरण में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी साइक्लिक चेन में आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो। आपके पास देखिए ये आपके पास ये एक एल्कीन है, एक आपके पास ये एल्कीन है। यहाँ पर कुछ नहीं होता, बस सीधा एक बॉन्ड को मैंने तोड़ा, दोनों में से डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड को दोनों जगह जितने भी डबल बॉन्ड है उन डबल बॉन्ड को मैं तोड़ रहा हूँ। इस डबल बॉन्ड को तोड़ा तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड को जैसे ही तोड़ा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इस डबल बॉन्ड को तोड़ा तो इधर नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव ने क्या कर लिया, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, और वो बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। बाकी के सब ने, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव से ऐड किया और इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव से ऐड किया, और ये वाली पूरी आपके पास एक साइक्लिक चेन बन गई है, ठीक है, जिसको साइक्लो एल्कीन भी नाम दे सकते हैं। अगर 6 कार्बन की है तो साइक्लोहेक्सीन हो जाएगी, 7 कार्बन की है तो साइक्लोहेप्टीन हो जाएगी, और 5 कार्बन की तो साइक्लोपेंटीन हो जाएगी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं ब्रोथलैंड सिंथेसिस रिएक्शन। क्या नाम है? ब्रोथलैंड सिंथेसिस रिएक्शन। इसमें सबसे ज़्यादा एल्काइन इसी से बनाई जाती है। सबसे ज़्यादा एल्काइन किससे बनाई जाती है? ब्रोथलैंड सिंथेसिस रिएक्शन से। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एल्किन बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, या औद्योगिक रूप से एल्किन किससे बनाई जाती है, ठीक है। तो औद्योगिक रूप से एल्किन आपके पास बनाई जाती है, कार्बन H2 को बहुत ही उच्च टेम्परेचर पे रिएक्ट करवाया जाता है और वहाँ पर आपके पास एल्किन बनती है। क्या बनती है? वहाँ पर आपके पास एल्किन बनती है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास एक रेडॉन रिएक्शन। रेडॉन रिएक्शन में आपके पास देखिए यहाँ पर आप एल्कोहल की Br2 से रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पर आपके पास RCH2Br बन जाता है। इसको थोड़ी सी हीट देने पे ये रिएजेंट है आपका, ठीक है। आगे है आपके पास हॉफमैन सिंथेसिस रिएक्शन। क्या नाम है? हॉफमैन सिंथेसिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में देखिए आपके पास आपने एल्किल हैलाइड की अमोनिया से रिएक्शन करवाई। जैसे ही आपने अमोनिया से रिएक्शन करवाई, यहाँ पर HX बाहर निकल जाता है और NH2 ऑक्सी की जगह आकर जुड़ जाता है। यानी जो मोर स्टेबल होगा वो लेस स्टेबल को वहाँ से हटा देता है, स्ट्रॉन्ग वीक को हटा देता है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है और आपके पास यहाँ पर 1 डिग्री एमीन बन जाती है। मैंने आपको ये चीज़ भी सिखाई है कि एमीन में डिग्री कैसे देखते हैं और बाकी के जो आपके पास जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनमें डिग्री कैसे देखते हैं। एमीन में डिग्री देखने का रूल होता है, जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच हैं वो एमीन की डिग्री होगी, और एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड और समूह है तो उस जो समूह में, जैसे मान लो यहाँ पर एल्कोहल होता, ये मान लो, अब इस एल्कोहल में आप एल्कोहल से कितने कार्बन अटैच हैं उसको डिग्री नहीं बोलोगे, जबकि एल्कोहल जिस कार्बन पे लगा हुआ है, इस कार्बन पे, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो इसकी डिग्री होगी। समझ गए? तो आपको पता चल रहा है एमीन यहाँ पर 1 डिग्री है, एमीन यहाँ पर क्या है 1 डिग्री है। फिर आपने वैसे ही इसकी एल्किल हैलाइड से जैसे ही रिएक्शन करवाई, यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन हट जाएगा, एक हाइड्रोजन अक्स को लेकर निकल जाएगा, C2H5 यहाँ पर आके सीधा जुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एमीन 2 डिग्री हो गया, यहाँ एमीन क्या हो गया है 2 डिग्री हो गया है, ठीक है। इसके बाद फिर जब तक हाइड्रोजन है तब तक करवाते जाओ रिएक्शन। फिर आपने एल्किल हैलाइड लेके आए, फिर आपके पास C2H3 जुड़ गया है, फिर आप एल्किल हैलाइड लेके आए, यहाँ पर 4 डिग्री बन गया है, ठीक है। अगली रिएक्शन है आपकी ऑक्जो प्रोसेस। हाफमैन अमोनिया सिंथेसिस रिएक्शन आपके पास हो चुकी है। तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी NH2 समूह वाली जो रिएक्शंस है, NH2 समूह वाली जो रिएक्शंस है, और जितनी भी एरोमेटिक यानी बेंजीन वाली जो भी रिएक्शंस है, वो सारी की सारी आपके जेट के सिलेबस से बाहर है, ठीक है। तो जेट वाले बच्चे एक तो NH2 समूह वाली रिएक्शंस को और एक है आपके
बेंजीन वाली रिएक्शंस को छोड़ दें, उनके अलावा बाकी की सारी रिएक्शन, 2-4 रिएक्शन और बची है जेट वाले बच्चों के लिए, फिर बाकी की सारी ICR BHU नीट जेई के लिए रहेगी। ठीक है, तो ये वीडियो जेट वाले बच्चों के लिए बस एंड होने वाला है 1-2 रिएक्शन के बाद। अगला है ऑक्जो प्रोसेस। क्या है ऑक्जो प्रोसेस? तो ये एल्कोहल निर्माण की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है। याद रखना, एग्जाम क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एल्कोहल निर्माण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? ऑक्जो प्रोसेस। ठीक है, मैं 2-3 रिएक्शन आपको सर्वश्रेष्ठ विधि वाली पढ़ा चुका हूँ पहले से, जैसे स्वार्ट्ज अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया, ऑक्जो प्रोसेस भी आपको पढ़ा दी है। ठीक है, तो देखिए ऑक्जो प्रोसेस में जो आपका रिएजेंट होता है वो रिएजेंट होता है आपका कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड। क्या होता है? कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड होता है। और इसमें आपके एल्कीन की जब रिएक्शन आपके फॉर्मेल्डिहाइड से की जाती है तो आपके पास क्या बनता है? एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सीधे सीधे एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। 1 2 3 कार्बन है, इसमें भी 1 2 3 कार्बन ही है। ठीक है, डबल बॉन्ड की जगह वो जाके ऐड हो जाता है। आगे बात करते हैं हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, तो इसमें एमाइड की रिएक्शन है वो Br2 और KOH की प्रेजेंस में Br2 से करवाते हैं तो आपके पास एल्किल बनती है और KBr और K2 CO3 बनती है H2O के साथ। ठीक है, तो आपके जो सबसे मेन है यहाँ पर क्या है? आपके पास एमीन है कि एमीन बनती है इसमें हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में। अभी थोड़ी देर बाद हाफमान ब्रोमाइड का थोड़ा सा दूसरा रूप भी पढ़ेंगे। आगे है आपके पास कोच रिएक्शन। कौन सी है? कोच रिएक्शन। तो ये कार्बोक्सिलिक निर्माण की कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्माण की सबसे शानदार विधि है, सबसे अच्छी विधि है। क्या नाम है? कोच रिएक्शन। ठीक है, कोच रिएक्शन। एल्कोहल निर्माण के भी ऑक्जो प्रोसेस पढ़ाई थी, डार्जन प्रक्रम पढ़ा चुका हूँ, स्वार्ट्ज प्रक्रम पढ़ा चुका हूँ, जो एक मतलब किसी रिएक्शन के लिए बहुत ही स्पेशल है, वो उसके नाम से जानी जाती है। आपसे पूछा जाए कोच रिएक्शन किसके निर्माण की सर्वोत्तम विधि है, तो आपके पास किसके निर्माण की होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसमें जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है? COH2 या फिर H3PO4। ठीक है, H3PO4 आपके पास इसका नाम क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। तो जब आपके पास एल्कीन की रिएक्शन COH2O से करवाई जाती है, फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में थोड़ा सा हीट दिया जाता है तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए 3 कार्बन यहाँ पर है और इसमें भी 3 ही कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन का थोड़ा सा आप रोल ध्यान रखना, कितने कार्बन प्रेजेंट हैं। ठीक है, आप उन रिएक्शन को थोड़ा ध्यान रखना जिसमें कार्बन की संख्या घटती है। कौन कौन सी में घटती है? जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था विद्युत अपघटन जो रिएक्शन थी, इलेक्ट्रोलाइसिस जो अभिक्रिया थी, उसमें यही सीन हो रहा था। आगे नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास एंडेट इंस्टेंट अभिक्रिया। यह अभिक्रिया 3 पदों में पूर्ण होती है। कितने पदों में पूर्ण होती है? 3 पदों में। तीनों पदों में आपको अलग अलग यहाँ पर यूज़ लिया जाता है, वो देखिए किस तरह से और लास्ट में क्या बनता है। तो देखिए यहाँ पर इस अभिक्रिया में कुछ नहीं होता, बस रीअरेंजमेंट होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और उत्पाद के रूप में भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन रहा है। लेकिन यहाँ पर सब मैक्सिमम रिएक्शन जो भी होती है उनमें आपके पास जो कार्बन होते हैं उन कार्बन में 1-2 माइनस होता है, लेकिन ये रिएक्शन ऐसी है जिसमें एक कार्बन प्लस हो रहा है। अब वो कहाँ से आ रहा है वो हमें देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस रिएक्शन में सबसे पहले आप इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की PCl5 से रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास ऑयल क्लोराइड बन जाता है। फिर आपकी इसकी आप CH2N2 से जब रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास जो क्लोरीन है उसको हटा के CH2N2 जो ऐड हो जाता है और फिर आप इसका H2O से जैसे ही रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास ये एक कार्बन वाला ज़्यादा बन जाता है। और ये कार्बन कहाँ से आया है? आपके पास CH2N2 से। यानी ये सीधी सी बात क्लियर है कि इसको मैं RN2 भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? RN2 भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, RN2 भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर R जितने होंगे वो कार्बन आपके यहाँ पर आके ऐड हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? वो कार्बन यहाँ पर आके आपके ऐड हो जाएंगे और इसी को फेरिस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? फेरिस रीअरेंजमेंट भी नाम देते हैं। याद रखना इस रिएक्शन को। अगली रिएक्शन है आपके पास सिमिट रिएक्शन। क्या नाम है? सिमिट रिएक्शन। और इसमें जो रिएजेंट होता है वो हाइड्रोजोइक एसिड होता है N3H। क्या नाम होता है? हाइड्रोजोइक एसिड। ठीक है, ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से जब हाइड्रोजोइक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर CO2 और N2 बाहर निकलती है हीट देने पे और आपके पास जो है एल्किल एमीन का निर्माण होता है। याद रखना सिमिट जो रिएक्शन होती है, एग्जाम में एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन कौन सी रिएक्शन है जिसमें N2 गैस बाहर निकल रही है? तो एक तो P ब्लॉक में है 2-3 रिएक्शन और एक यहाँ से ऑर्गेनिक में पूछा जाता है आपके सिमिट रिएक्शन हो गई है जहाँ पर N2 बाहर निकलती है। इन चीज़ों को थोड़ा आप मेंशन कर लिया करो, जहाँ पर CO2 बाहर निकलती है और जहाँ पर N2 बाहर निकलती है, जहाँ पर अमोनिया गैस बाहर निकलती है। CO2 N2 अमोनिया या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 3-4 गैसें ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे है मैनिच रिएक्शन। मैनिच जो रिएक्शन होती है इसमें आपके पास जो है एन एल्किल एमाइड जो है आपके पास है एन एल्किल एमाइड है, उसकी आप एन एल्किल एमाइड का आप रिडक्शन करवाते हो तो एमाइड को जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब भी क्या होता है? ऑक्सीजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन की जगह 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 बॉन्ड टूटेंगे, 2 हाइड्रोजन आ जाएगी और आपके पास
2 डिग्री एमीन बन जाती है। क्या बन जाती है आपके पास यहाँ पर 2 डिग्री एमीन बन जाती है मैनीज रिएक्शन में, ठीक है। एमाइड से एमीन बनती है। आगे है आपके पास हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन पड़ी थी, हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन पढ़ते हैं। अब मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल का मतलब होता है सरसों का तेल। कौन सा होता है? सरसों का तेल। तो यहाँ पर सरसों के तेल जैसी गंध आती है, इसीलिए इसको हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन नाम दिया गया है। यहाँ पर देखिए इसमें एमीन की रिएक्शन CH2 से देते हैं, और आपको पता है CH2 का जो म्यू होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो 0 होता है। हीट दिया जाता है तो आपके पास Hg से जब रिएक्शन करते हैं तो आपके पास एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है। और उसकी रिएक्शन कैसी होती है? सरसों की गंध जैसी इसकी रिएक्शन होती है आपके पास। और HGS का ब्लैक PPT बनता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। HGS का क्या बनता है यहाँ पर? ब्लैक PPT HGS का बनता है। क्या बनता है? HGS का ब्लैक PPT बनता है। और सरसों जैसी गंध किसकी होती है? एल्किल आइसोथायोसाइनेट की। किसकी? एल्किल आइसोथायोसाइनेट की गंध होती है सरसों जैसी, ठीक है। अगली रिएक्शन है आपके पास ग्रेबिल थैलेमाइड रिएक्शन। ग्रेबिल थैलेमाइड रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए मैं इस रिएक्शन को आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। इस रिएक्शन में मैं आपको एक चीज़, मेरा सवाल है आपसे कि ये रिएक्शन मैं आपको उत्तर पहले से बता रहा हूँ इस रिएक्शन का, कि इस रिएक्शन में आपके पास जो है एल्किल एमीन बनती है, इस रिएक्शन में एरोमेटिक एमीन क्यों नहीं बनती है? आपका क्वेश्चन ये है। उसके बाद इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म में ही इसकी सारी चीज़ें हम समझेंगे। बस ये मैंने बता दिया है, इस रिएक्शन में आपका जो है आपके पास एल्किल एमीन बनती है, और वो जो एल्किल एमीन में जो कार्बन होते हैं वो यहाँ से जब आप एल्किल हैलाइड लेते हो तो उसमें जितने कार्बन होते हैं उतने ही कार्बन इसमें होते हैं, और साथ में थैलिक एसिड बनता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन याद रखना, इस रिएक्शन में ग्रेबिल थैलेमाइड रिएक्शन में एल्किल एमीन ही क्यों बनती है, एरोमेटिक एमीन क्यों नहीं बनती है? जिस भी बच्चे को आंसर आता हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर मुझे मैसेज, फ़ोटो के साथ मैसेज करें, अपना रीज़न दे। और जिसको नहीं आता है वो कमेंट में नो लिखे, ताकि मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। आगे है कोप रिएक्शन। देखिए अपने ऐसी रिएक्शन पड़ी होगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कोप रिएक्शन एकमात्र ऐसी रिएक्शन है जिसमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, और अल्फा कार्बन होता है, उसके पास वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस रिएक्शन में देखिए आपके पास ये समूह है, तो ये वाला अल्फा, ये वाला अल्फा और ये वाला अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा के जस्ट पास वाला जो कार्बन है वो बीटा कार्बन होगा, तो इसमें कौन सा कार्बन होगा? बीटा कार्बन। ये वाला कार्बन बीटा कार्बन होगा, और इस पर 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 3 तो इसके पास कार्बन प्रेजेंट है और 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर बीटा का कार्बन प्रेजेंट है। अब देखिए ये जो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इसका आप ऑक्सीडेशन करवाते हो, इस ग्रुप का आप जब ऑक्सीडेशन करवाते हो तो ऑक्सीडेशन आप किसी की प्रेजेंस से भी करवा सकते हो। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, K2Cr2O7 हो, कैरोस एसिड हो, या कैमेनोफोर या PCC हो। आपको पता है कैरोस एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO5, H2SO5 कैरोस एसिड का फॉर्मूला होता है। एक ओलियम भी होता है H2H2O7, ठीक है। एक मोर्सल एसिड भी होता है H2H2O8, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये वाला उत्पाद का फॉर्मेशन आपके पास होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, गाटरमान एल्डिहाइड अभिक्रिया। क्या नाम है? गाटरमान एल्डिहाइड अभिक्रिया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप हाइड्रोजन साइनाइड की जब HCl से रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, क्या करवाते हो? हाइड्रोजन साइनाइड की जब HCl से रिएक्शन करवाते हो और बेंजीन वलेक के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो आपके पास यहाँ पर जो है एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इस रिएक्शन में बेंज एल्डिहाइड का निर्माण होता है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो बेंज एल्डिहाइड है इसके साथ में आपके पास जो ये यहाँ पर, आपको ये तो पता ही है, एक कार्बन पे 2 OH समूह है, बहुत ही लेस स्टेबल होते हैं, और यहाँ से ये H2 बाहर निकालते हैं, H2O, और H2O बाहर निकालने से आपके पास बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। साथ में सह उत्पाद के रूप में NH4OH और HCl बनता है। इंपॉर्टेंट ये है, इस रिएक्शन में ये पूछा गया था कि गाटरमान जो रिएक्शन है उसमें बेंजल्डिहाइड के साथ में सह उत्पाद क्या बनता है, और सह उत्पाद आपका बनता है NH4OH HCl। ये नीट 2015 में पूछा गया था, एग्ज़ाम में ये कहा गया था, आपके नीट 2015 में यही क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन में कहा गया कि गाटरमान जो अभिक्रिया है उसमें बेंजल्डिहाइड के साथ में सह उत्पाद क्या बनता है। आपके पास उसमें ऑप्शन में HCl या NH4OH नहीं था, बल्कि ऑप्शन में कौन सा था? NH4Cl था। उसने HCl और NH4OH की भी रिएक्शन करवा के NH4Cl बना दिया था, ठीक है।
तो इसका सही उत्पाद काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेजर प्रोडक्ट आपका बेंजल्डिहाइड ही बनता है। अगली रिएक्शन है गाटरमान अभिक्रिया के अलावा गाटरमान कोच संश्लेषण, जिसे फॉर्माइलीकरण भी रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड HCl से रिएक्शन करके बेंजीन वाले से जब रिएक्शन करता है तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। और इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है, उस रिएक्शन में सह उत्पाद इंपॉर्टेंट था जो NH4Cl बनता है। NH4Cl की जगह आप NH4OH और HCl भी याद रख सकते हो, लेकिन दोनों की रिएक्शन से क्या बनता है लास्ट में NH4Cl, तो दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ पर जो गाटरमान कोच रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह जो बिहेव करता है वो ये वाला समूह बिहेव करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि गाटरमान कोच रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह बिहेव कौन करता है, ठीक है। उसके बाद अगली रिएक्शन आपके पास कोल्बे सिमिट रिएक्शन। क्या नाम है, कोल्बे सिमिट रिएक्शन। तो कोल्बे सिमिट जो रिएक्शन है आपकी, इस कोल्बे सिमिट रिएक्शन में आप फिनॉल की रिएक्शन, इसमें फिनॉल और आपके NaOH जो है वो दोनों मिलके रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें से H2 बाहर निकलता है और जैसे H2O बाहर निकलता है आपके पास फिनॉक्साइड आयन बनता है। फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन जैसे आप CO2 से करवाते हैं और उसका रीअरेंजमेंट होके जैसे ही आप इसका जलावघटन करवाते हैं तो आपके पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसे सिलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं, क्या नाम देते हैं, सिलिसिलिक एसिड बोलते हैं, इसका निर्माण होता है, ठीक है। अगली रिएक्शन है आपके पास राइमर टीमन रिएक्शन। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन में देखने लायक बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इस रिएक्शन में देखने लायक बात ये है कि राइमर टीमन रिएक्शन है वो फिनॉल से आपके पास बनती है। फिनॉल से होती है, एक में आपके पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और एक में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक में सिलिसिलिक एसिड बनता है और एक में सिलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। तो आपको ये देखना होता है कि आप कौन से रिएजेंट लेते हैं जिससे आपके पास ये बनता है, ठीक है। तो आपके पास देखिए जो रिएजेंट लेते हैं आप, उसमें अगर आपने क्लोरोफॉर्म लिया है, एक्वस NaOH तो दोनों में प्रेजेंट होगा। अगर आपने क्लोरोफॉर्म लिया है तो आपके पास एल्डिहाइड बनेगा, और अगर आपने CCl4 लिया है तो आपके पास एल्डिहाइड नहीं बल्कि एसिड बनेगा। देखिए मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये देखिए यहाँ पर अगर आपने CCl4 लिया है तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, एसिड बनता है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। राइमर टीमर रिएक्शन में अगर आप CCl3 ले रहे हैं तो आपके पास एल्डिहाइड बनेगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा, और अगर आपने CCl4 लिया है तो आपके पास क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइमर टीमर रिएक्शन का, और कुछ खास नहीं है। और ये भी है इसमें इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन देने वाले के रूप में आपके पास यहाँ पर कार्बीन होता है, क्या होता है, CCl2 होता है और यहाँ पर CCl3 होता है, ठीक है। अगली रिएक्शन है आपकी गाटरमान अभिक्रिया। क्या है, गाटरमान अभिक्रिया। तो गाटरमान जो अभिक्रिया होती है आपके पास, इसमें गाटरमान अभिक्रिया में आप HCl और HCN की रिएक्शन आप फिनॉल से जब करवाते हैं तो आपके पास यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। क्या होता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है, ठीक है। अभी तक आप ऑर्थो हाइड्रोक्सी पढ़ रहे थे लेकिन अब पैरा हाइड्रोक्सी भी पढ़ लिया है आपने, ठीक है। आगे है आपके पास क्लेशन पुनर्विन्यास अभिक्रिया। यहाँ पर कुछ नहीं होता है, केवल रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये रीअरेंजमेंट होने की वजह से पहले यहाँ पर साइक्लिक रिंग बनती है, फिर यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ पर ये OH है वो H में परिवर्तित हो जाता है, और फिनॉल के साथ ही आपके पास एल्कीन समूह भी इस बेंजीन वाले पे जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अगली रिएक्शन है आपकी मिसलिनियस अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में आपके पास क्या होता है, यहाँ पर ये थैलिक एनहाइड्राइड फिनॉल से रिएक्शन करके कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में आपके पास ये स्ट्रक्चर बनाता है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिनोप्थिलीन। क्या बोलते हैं, फिनोप्थिलीन। क्या नाम देते हैं, फिनोप्थिलीन। ये एक इंडिकेटर के रूप में भी यूज़ आती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए सीधी सी एक सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पर आपके पास ये दो चीज़ें तो आप जानते हो, एनहाइड्राइड भी जानते हो और फिनॉल भी जानते हो। तो इसे एनहाइड्राइड और फिनॉल में क्या है, एक जो ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड से जो ऑक्सीजन है उसके डबल बॉन्ड को हटा के एक कार्बन से एक फिनॉल, एक कार्बन से एक फिनॉल आपको जोड़ना है। फिनॉल है उसके जस्ट नीचे वाले पार्ट को आप इसको ऐड कर दो, ये आपकी फिनोप्थिलीन बन गई। बच्चों को याद नहीं होती सर फिनोप्थिलीन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रक्चर है। आपको थैलिक एनहाइड्राइड लेना है, दो आपको फिनॉल लेना है, और फिनॉल को उल्टा करके उसके साथ ऐड कर दो, एक ऑक्सीजन को हटा के आपके पास फिनोप्थिलीन बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। जितनी भी सारी की सारी नेम रिएक्शन है, मैक्सिमम 48 नेम रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा दी है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई नेम रिएक्शन आपके लिए बची होगी। अगर 2-4 नेम रिएक्शन और बची होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास जो पार्ट 3 होगा उसमें नेम रिएक्शन और रिएजेंट दोनों मिक्स में पढ़ा दूंगा। थोड़े बहुत जो बचे हुए होंगे या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उनको एक बार दोबारा से रिपीट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद।